नमस्कार साथियों, विजन सुपर 30 ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विक्रम पटेल। आज हम पढ़ेंगे प्रसव के बारे में। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे प्रसव की परिभाषा क्या है और नॉर्मल रूप से जो प्रसव होता है उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं। यदि प्रसव होने में कोई भी प्रॉब्लम होती है उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं। विभिन्न पशुओं में ब्याने की प्रक्रिया या प्रसव की प्रक्रिया को हम किस किस नाम से जानते हैं और विभिन्न पशुओं में गर्भकाल कितना होता है उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रसव के लिए जिम्मेदार कारक कौन कौन से हैं, किस प्रकार वो प्रसव में सहायता करते हैं और प्रसव के लक्षण क्या क्या है और प्रसव की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रसव की परिभाषा के बारे में। तो प्रसव की परिभाषा इस प्रकार है, मादा पशु का गर्भकाल पूर्ण होने के बाद फीटस और फीटल मेम्ब्रेन का सामान्य रूप से बर्थ कैनाल के माध्यम से बाहर आना ही प्रसव कहलाता है। यानी जब मादा पशु का गर्भकाल पूर्ण हो जाता है तो गर्भकाल पूर्ण होने के बाद में फीटस और फीटल मेम्ब्रेन होती है वो सामान्य रूप से बर्थ कैनाल या मादा प्रजनन अंगों में से बिना किसी सहायता के यानी कि सामान्य रूप से बाहर आती है। उस क्रिया को हम कहते हैं प्रसव। अब बात करते हैं यूटोकिया। तो अगर प्रसव होने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है और प्रसव है वो सामान्य रूप से हो रहा है यानी कि नॉर्मल पार्चुरेशन हो रहा है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं यूटोकिया। अब बात करते हैं डिस्टोकिया की। यदि प्रसव होने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो फीटस है वो नॉर्मली रूप से बाहर नहीं आता है यानी कि मादा पशु अपने स्वयं के प्रयास से बच्चे को जन्म नहीं दे पाती है, बाहरी सहायता की आवश्यकता होती है। उस कंडीशन को हम कहते हैं डिस्टोकिया। तो एक बार वापस समझते हैं। प्रसव की परिभाषा होती है मादा पशु का गर्भकाल पूर्ण होने के बाद में फीटस और फीटल मेम्ब्रेन का सामान्य रूप से बर्थ कैनाल के माध्यम से बाहर आना। अब बात करते हैं यूटोकिया की। तो बिना किसी प्रॉब्लम के नॉर्मल रूप से यानी कि सामान्य रूप से जो प्रसव हो रहा है उस कंडीशन को हम कहते हैं यूटोकिया। अब बात करते हैं डिस्टोकिया की। तो यदि प्रसव होने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है तो फीटस है वो नॉर्मली, अगर प्रसव होने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो फीटस है वो नॉर्मली बाहर नहीं आती है यानी मादा पशु अपने स्वयं के प्रयास से बच्चे को जन्म नहीं दे पाती है, बाहरी सहायता की आवश्यकता होती है। उस कंडीशन को हम कहते हैं डिस्टोकिया। अब हम पढ़ेंगे विभिन्न पशुओं में ब्याने की प्रक्रिया को क्या क्या कहते हैं और उनका गर्भकाल कितना होता है और प्रसव के लिए जिम्मेदार कारक कौन कौन से हैं। अब हम बात करते हैं विभिन्न पशुओं में प्रसव की क्रिया या ब्याने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं और उनका गर्भकाल कितना होता है। सबसे पहले बात करते हैं विभिन्न पशुओं में ब्याने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। गाय में प्रसव की क्रिया या ब्याने की प्रक्रिया को कहते हैं काविंग। भैंस में ब्याने की प्रक्रिया को कहते हैं काविंग। घोड़ी में कहते हैं प्रसव की क्रिया को फॉलिंग। भेड़ में कहते हैं लैम्बिंग। बकरी में कहते हैं किडिंग। कुतिया में कहते हैं वेल्पिंग। ऊँटनी में कहते हैं काविंग और सूअरी में कहते हैं फैरोविंग। अब बात करते हैं विभिन्न पशुओं का गर्भकाल कितना होता है। तो गाय का गर्भकाल होता है 9 माह 9 दिन। भैंस का गर्भकाल होता है 10 माह 10 दिन। घोड़ी का गर्भकाल होता है 11 महीने 11 दिन। भेड़ का गर्भकाल होता है 5 माह 5 दिन। बकरी का भी गर्भकाल होता है 5 माह 5 दिन। कुतिया का गर्भकाल होता है 2 माह 2 दिन। ऊँटनी का गर्भकाल होता है 13 महीने 13 दिन और सूअरी का गर्भकाल होता है 4 महीने 4 दिन। तो अब हम बात करते हैं प्रसव के लिए जिम्मेदार कारक कौन कौन से हैं और वो किस प्रकार प्रसव में सहायता करते हैं। अब हम बात करते हैं प्रसव के लिए जिम्मेदार कारक कौन कौन से हैं और वे किस प्रकार प्रसव में हेल्प करते हैं। तो प्रसव के लिए महत्वपूर्ण कारक है, पहला है मैकेनिकल फैक्टर यानी कि यांत्रिक कारक। दूसरा है हार्मोनल और फिटल फैक्टर यानी कि हार्मोन और जो फिटल कारक होते हैं वो। सबसे पहले बात करते हैं हम मैकेनिकल फैक्टर की यानी कि यांत्रिक कारक की। तो गर्भकाल के अंतिम समय में यानी कि गर्भकाल का जो अंतिम समय होता है, अंतिम 3 महीने होते हैं, अंतिम समय में क्या होगा, फिटस का जो आकार है वो बढ़ने लगता है। फिटस का आकार बहुत अधिक बढ़ जाता है और फिटस का आकार जब बहुत अधिक बढ़ जाता है तो उससे यूट्रस की जो मसल्स होती है उसमें बहुत अधिक खिंचाव आ जाता है और जब यूट्रस के मसल्स में बहुत ज़्यादा खिंचाव आ जाता है तो उससे प्लेसेंटा की जो ब्लड सप्लाई है वो अवरुद्ध हो जाती है यानी कि उसमें ब्रेक लग जाता है। तो ब्लड सप्लाई जब अवरुद्ध हो जाती है तो उससे क्या है, जो कोटिलेडॉन्स वो कॉरंकल्स होते हैं उनका आकार छोटा हो जाता है और इन दोनों का आकार छोटा होने से इन दोनों का जो जुड़ाव होता है वो ढीला हो जाता है और ये दोनों अलग हो जाते हैं। तो जब कोटिलेडॉन्स वो कॉरंकल्स का जुड़ाव ढीला हो जाता है और दोनों ये कॉरंकल्स और कोटिलेडॉन्स अलग हो जाते हैं तो उससे यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है और प्लेसेंटा बाहर गिर जाता है। एक बार वापस समझते हैं मैकेनिकल फैक्टर के बारे में। गर्भकाल के अंतिम समय में फिटस का आकार बहुत ही अधिक बढ़ जाता है। जब फिटस का आकार बहुत ही अधिक बढ़ जाएगा तो उसे
यूट्रस की मसल्स में बहुत ही अधिक खिंचाव आ जाएगा, और जब यूट्रस की मसल्स में बहुत ही अधिक खिंचाव आएगा तो उससे क्या होगा, प्लेसेंटा की जो ब्लड सप्लाई है वो अवरुद्ध हो जाएगी, उस पर ब्रेक लग जाएगा। और जब प्लेसेंटा की ब्लड सप्लाई अवरुद्ध हो जाती है तो उससे कोटिलेडॉन्स व कोरंकल्स जो होते हैं उनका आकार छोटा होने लगता है, वे साइज में छोटे होते जाते हैं। और जब कोटिलेडॉन्स और कोरंकल्स का आकार छोटा होता है तो इससे इन दोनों का जुड़ाव भी ढीला हो जाएगा, और इन दोनों का जुड़ाव ढीला होने से ये जो कोटिलेडॉन्स और कोरंकल है ये दोनों ही अलग हो जाते हैं। इससे यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है और प्लेसेंटा बाहर गिर जाता है। अब हम बात करते हैं हार्मोनल और फीटल फैक्टर के बारे में। प्रसव के लिए जिम्मेदार कारकों में अब हम पढ़ते हैं हार्मोनल और फीटल फैक्टर के बारे में। तो माँ, फिटस और हार्मोन के मिले जुले प्रयासों से ही प्रसव की प्रक्रिया होती है। तो इसमें इस दौरान क्या क्या चेंजेज होते हैं, एक तो होगा जो ब्लड का जो प्रोजेस्टेरोन लेवल है वो कम होगा और एस्ट्रोजन लेवल है वो बढ़ेगा। दूसरा इसमें होगा ये प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन रिलीज होगा यूट्रस से, और तीसरा होगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। तो माँ, फिटस और हार्मोन के मिले जुले प्रयासों से प्रसव होता है। इन सब की शुरुआत होती है वो होती है, इन सब जो मिश्रित प्रयास है इनकी शुरुआत होती है फिटस से। फिटस की जो अग्रपीयूष ग्रंथि होती है उससे एक हार्मोन रिलीज होगा, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये जो हार्मोन है ये जो फिटस की एंट्रिनल ग्लैंड है उस पर एक्शन करेगा और उस पर एक्शन करके कॉर्टिकोस्टेरॉइड को रिलीज करेगा। तो ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड है ये रिलीज होता है तो इससे क्या होता है, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो एस्ट्रोजन हार्मोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इससे क्या होगा, जो प्लेसेंटा के जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जो लेवल है वो कम हो जाएगा और प्लेसेंटा के जो एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल है वो बढ़ जाएगा। जब प्लेसेंटा के एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ जाएगा तो इससे क्या होगा, यूट्रस की जो मसल्स होती है स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो जो इसमें जब यूट्रस की स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इससे क्या होगा, एक तो यूट्रस से है वो प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन रिलीज होगा PGF2 अल्फा। यह हार्मोन है ये भी प्रोजेस्टेरोन के लेवल को और कम कर देगा और यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन का कार्य करता है। हमने जब PGF2 अल्फा हार्मोन के कार्यों के बारे में पढ़ा था तो हमने बात करी थी कि ये कार्पस ल्यूटियम को तोड़ता है। तो कार्पस ल्यूटियम को तोड़ता है तो क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है। और जो यूट्रस में एक पढ़ा था हमने कि ये यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन करता है, तो ये यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन करेगा, इससे क्या होगा, जो फिटस है वो सर्विक्स की ओर खिसकता है। और जब फिटस सर्विक्स की ओर खिसकेगा तो क्या होगा, सर्विक्स में उद्दीपन होगा। और जब सर्विक्स में उद्दीपन होता है तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पश्च पीयूष ग्रंथि से एक हार्मोन रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये जो प्रक्रिया होती है इसको हम कहते हैं फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स। और यूट्रस से एक और हार्मोन रिलीज होता है गर्भकाल के अंतिम समय में, रिलैक्सिन हार्मोन। ये जो हार्मोन है ये क्या करता है, पेल्विक लिगामेंट और सर्विक्स को ढीला कर देता है, जिससे क्या होता है कि फिटस है वो आसानी से बाहर आ जाता है। तो ये थे हार्मोन और फीटल फैक्टर के बारे में। एक बार हम वापस पढ़ते हैं। माँ, फिटस और हार्मोन के मिले जुले प्रयासों से ही प्रसव की प्रक्रिया होती है। इस दौरान कई चेंजेज होते हैं, जैसे प्रोजेस्टेरोन लेवल है वो कम हो जाता है ब्लड का और एस्ट्रोजन लेवल है वो बढ़ जाता है, और यूट्रस से प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन रिलीज होता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है। लेकिन इन सब मिश्रित प्रयासों की शुरुआत होती है वो फिटस से होती है। तो क्या होगा, जो फिटस की अग्रपीयूष ग्रंथि है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, वहाँ से एक हार्मोन रिलीज होगा HTH यानी कि एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये हार्मोन है वो फिटस की जो एंट्रिनल ग्लैंड होती है उस पर एक्शन करता है और उस पर एक्शन करके कॉर्टिकोस्टेरॉइड को रिलीज करेगा। जब कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिलीज होता है तो इससे क्या होता है, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे जो प्लेसेंटा का जो प्रोजेस्टेरोन है उसका लेवल कम हो जाएगा और जो प्लेसेंटा का एस्ट्रोजन लेवल है वो बढ़ जाएगा। जब एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है तो यूट्रस की मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है और यूट्रस से एक हार्मोन रिलीज होता है प्रोस्टाग्लैंडिन यानी कि PGF2 अल्फा। ये हार्मोन प्रोजेस्टेरोन को और ज़्यादा कम कर देता है और यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन करता है। जब ये यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन करता है तो इससे जो फिटस है वो सर्विक्स की ओर खिसकता है और सर्विक्स में उद्दीपन होता है। जब सर्विक्स में उद्दीपन होता है तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये भी क्या करता है कि यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन का कार्य करेगा। ये जो इसे हम कहते हैं, ये सब जो क्रिया हो रही है इसे हम कहते हैं फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स। यूट्रस से ही गर्भकाल के अंतिम समय में एक रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज होता है। ये जो रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज हो रहा है ये पेल्विक लिगामेंट और सर्विक्स को ढीला करता है। ये जब पेल्विक लिगामेंट और सर्विक्स ढीली हो जाती है तो इससे क्या होता है कि फिटस आसानी से बाहर आ जाता है। तो ये था प्रसव के लिए जिम्मेदार कारकों के बारे में। कल हम पढ़ेंगे प्रसव के लक्षण क्या क्या है और प्रसव की अवस्थाएं क्या है। आशा करता हूँ आज का टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। धन्यवाद।